दोस्तों, पिछली कहानी मैंने सुनाई थी श्री ठाकुर दत्त जोशी जी के शिकार अभियान की, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद करी, काफ़ी सराहना करी। उसके लिए आप सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया, आपका साधुवाद, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, इस बार मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़ास शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जो अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, जिनके सीने में दया भाव तो है ही, दया भाव के साथ साथ बहुत ज़्यादा हिम्मत, करेज और बहादुरी है, जो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों में फंसने के बाद भी खुद को उभार लेने का, क्या कहना चाहिए, जज्बा रखते हैं। भाई कैसी प्रॉब्लम आ जाए कोई नहीं जी, निकल आएंगे बाहर। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने फेमस शिकारी श्री जिम कॉर्बेट साहब का नाम तो अनेकों बार सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, उनकी कहानियाँ सुनी होंगी, कई लोग वीडियो उनके सुनाते हैं, मैंने भी सुनाई है। उन्होंने अपने जीवन काल में 33 आदमखोर, गुलदार और बाघ मारे थे, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा हमारे उत्तराखंड के महान शिकारी श्री लखपत सिंह रावत जी ने। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा के बीच में एक जगह है जिसका नाम है गैरसेन, जिसको उत्तराखंड की राजधानी के रूप में भी लोग डिमांड रख रहे थे। खैर, वो एक अलग मैटर है। श्री लखपत सिंह रावत जी यहीं के मूल निवासी हैं। बाय प्रोफेशन तो ये एक टीचर हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। लेकिन साल 2000 से 2002 के बीच गैरसेन का जो आदि बद्री क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि इनकी सारी विचारधारा बदल गई, इनकी सोच बदल गई, ये बहुत परेशान हो गए। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो सामान्य दिनचर्या थी, वो अचानक से खौफ के साए में आ गई, एक भयानक डर। हुआ यूं कि एक तेंदुआ पता नहीं कैसे लेकिन मैन ईटर हो गया, आदमखोर हो गया, और उसने 12 बच्चों को अपना निवाला बना लिया, 12 बच्चों को खा गया। श्री लखपत सिंह रावत जी भी इसी क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक थे, और शायद इनके स्कूल के भी 2 या 3 बच्चों को इस तेंदुए ने शिकार बना लिया था। दोस्तों, तेंदुए द्वारा लगातार बच्चों को मारे जाने के कारण बच्चों के जो अभिभावक थे वो बहुत खौफ में थे, बहुत डरे हुए थे, और उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। अब इस बात से श्री रावत साहब बहुत दुखी थे, बहुत दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। यार, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनका, ये स्कूल नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य क्या होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर के ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, और फिर इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि यार, ये जो समस्या है बाघ वाली है, इससे छुटकारा पाना ही होगा। और इस समस्या से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका उनको समझ में आया। जानते हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने हाथों में बंदूक थाम ली, और रावत जी ने वन विभाग को एक पत्र लिखा। उसमें इन्होंने इस आदमखोर को मारने के लिए परमिट मांगा, उनसे एक एप्लीकेशन भेजी कि मुझे इसे मारने की परमिशन दी जाए, मुझे परमिट दीजिए। कुछ दिनों में वन विभाग से इन्हें अनुमति मिल गई, एक परमिट इनको मिल गया कि लीजिए, आप मारिए इसको, जाइए मारिए। और फिर इन्होंने ही, रावत साहब ने ही, इस आदमखोर गुलदार को, जो 3 सालों से इस क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था, उस परमिट मिलने के सिर्फ 8 महीने के अंदर ढेर कर दिया। सिर्फ 8 महीने लगे। दोस्तों, रावत साहब को पहले कभी एसएसबी की ओर से, जो बॉर्डर एरिया में जो लोगों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, उस गोरिल्ला ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का मौका मिला था, और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने गन चलाना सीख लिया था, बंदूक चलाना सीख लिया था, राइफल को कैसे राइफल यूज़ होती है ये सीख लिया था। ये बहुत अच्छे निशानेबाज रहे थे क्या? अभी भी रावत साहब बहुत अच्छे निशानेबाज हैं यार, कमाल का निशाना है इनका, और अपनी बढ़िया राइफल है इनके पास है। कहीं मौका लगा तो इनसे पॉडकास्ट करेंगे, इनसे मुलाकात आप लोगों की कराऊंगा। इस आदमखोर गुलदार को ढेर करने के बाद से वन विभाग के लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों में जहाँ भी गुलदार या बाघ का
आतंक हो या वो आदमखोर हो जाता था तो इनको बुलाया जाने लगा। अब वन विभाग इनको ऑफिशियली बुलाने लगा था कि आइए और मारिए। सन 2021 में इन्होंने अल्मोड़ा के भिकियासेन नामक स्थान में एक आदमखोर गुलदार को मारा और इसी साल 31 मार्च 2024 को श्री लखपत सिंह रावत जी शिक्षा विभाग में हेडमास्टर पद से रिटायर भी हो गए हैं। इसी साल रिटायर हुए हैं। नमन है सर आपको। सन 2011 में पिथौरागढ़ जिले में एक जगह है डीडीहाट। डीडीहाट के आसपास के क्षेत्र में एक व्यक्ति को गुलदार ने हमला करके मार डाला और इसके बाद लगातार 3 सालों तक इस आदमखोर तेंदुए ने 16 और लोगों को निपटा दिया, मारा और खा गया। अच्छा, इन सारी घटनाओं में एक बड़ी मज़ेदार बात थी और जानते क्या थी वो ये थी कि जितने भी लोग मारे गए थे, जब इन लोगों के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो इनके सबके शरीर से अल्कोहल निकला, यानी हर कोई शराबी था और काफ़ी मात्रा में अल्कोहल निकलता था। तो इससे एक बात साबित हो गई थी कि इस गुलदार को जो है ये शराब का स्वाद पसंद आ गया है और इसको कुछ उसकी आदत सी भी हो गई है। अब ये क्या करता था, सिर्फ शराबियों को ही अपना शिकार बनाया करता था। जब भी कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति डीडीहाट से बाजार से अपने गांव की तरफ जा रहा होता था तो ये उस पर घात लगाता था और फिर हमला करके उसे मार के उसे खा लेता था। इसके पेट में जो शराब होती थी उससे भी ये सब पचा जाता था। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि गुलदार को शराब की लत लग गई, लेकिन ये सच है यार, से लत लग गई थी। पूरे क्षेत्र में शराबियों का जीना मुहाल हो गया था। मान लो यार किसी रास्ते में 4 आदमी जा रहे हैं और उनमें से किसी एक आदमी ने शराब पी है तो ये गुलदार सिर्फ उसी आदमी में अटैक करता था जिसने शराब पी हुई हो। मतलब आप ये ऐसे समझिए, ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा, ये शराबियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था। 4 लोग जा रहे हैं तो उनमें से 3 को नहीं मारता था, जिसने पियो उसे मारता था और खा जाता था। तो इस तरह से उसकी शराब की और मांस की दोनों डिमांड पूरी हो जाती थी। यार लेकिन जो भी रहा था तो खौफनाक। इस आदमखोर गुलदार को भी श्री रावत जी ने सन 2014 में शूट कर दिया था। इस गुलदार की पूरी कहानी मैं विस्तार से कभी किसी और एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 53 गुलदार और 2 बाघों को इन्होंने ढेर कर चुके अपने रावत जी। हमेशा वन विभाग और स्थानीय लोगों के लिए एक क्या कहते हैं ना, वो सुरक्षा कवच वही बनकर उभरे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को श्री रावत जी के द्वारा किए गए आदमखोर की शिकार गाथाओं को सुनाऊंगा। आज तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन सुनाऊंगा ज़रूर। अभी तो आप यूँ समझिए कि मैं सिर्फ उनका परिचय दे रहा हूँ, ठीक है ना। ना सिर्फ रावत साहब का बल्कि जॉय वकील सर, श्री हरीश धामी जी, नवाब साहब हमारे साद बिन आसिफ साहब आदि ऐसी कुछ महान हस्तियां हैं जो इंसानी हित के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर घने भयानक जंगलों में भूखे प्यासे रहकर दहशतगर्द क्षेत्रों में जहां आदमखोर भटक रहे हैं वहां पे मतलब भटकते हुए आदमखोर बाघ या तेंदुओं को मार रहे हैं या पिंजरे में पकड़वा रहे हैं और वहाँ के लोगों को इन आदमखोरों के आतंक से मुक्ति दिला रहे हैं। तो मैं आप सभी लोग जो इस समय इस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ मिलकर इन सभी महान शिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ और नमन करता हूँ ऐसी अद्भुत प्रतिभाशाली महान हस्तियों को। ये लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आदमखोर बाघों से इंसानों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहें।
ये लोग कभी भी किसी सामान्य पशु या बाघ का शिकार नहीं करते हैं। शौकिया हंटर नहीं है कि जाओ जंगल में और मार दो। ये लोग सिर्फ मैन ईटर का ही शिकार करते हैं। भगवान इन्हें लंबी आयु दे, यही हम सबकी प्रार्थना है। आपकी, मेरी, सबकी तरफ से यही प्रार्थना आप सभी महान शिकारियों को। दोस्तों, सन 2016 का वाक़या है जब रामनगर में एक बाघिन आदमखोर हो गई। वो बहुत ही चालाक और शातिर थी, जो कई महीनों से इन शिकारी लोगों को चकमा दे रही थी। पकड़ में ही नहीं आती, इनकी हत्या ही नहीं पड़ रही थी। इस आदमखोर बाघिन ने 2 लोगों को जान से मार दिया था और 3 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर चुकी थी। बेचारे अस्पताल में भर्ती थे। रावत साहब बताते हैं कि जब इसे मारने का काम इन लोगों को सौंपा गया, यानी कि इनकी रावत साहब और इनके साथी जो और लोग थे, तो इस बाघिन को मारने के लिए इन लोगों के लिए, मतलब इस बाघिन को मारना इन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान काम तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ईजी नहीं था। रावत साहब एक बात और बोलते हैं कि ये बाघिन अगर जिम कॉर्बेट साहब के टाइम में रही होती तो शायद वो भी इसका शिकार नहीं कर पाते, या और ज़्यादा पता नहीं कितना लंबा टाइम लेते इसे मारने के लिए। क्योंकि जितना तेज इस बाघिन का दिमाग चलता था और जो उसकी सोच थी, उतना तेज कोई भी बाघ या तेंदुआ उन्हें कभी नहीं मिला होगा। यानी कि जिम कॉर्बेट साहब को भी कभी नहीं मिला होगा जितना तेज ये बाघिन थी, शातिर। इस बाघिन को निशाने पर लेने के लिए एक बार तो खुद रावत साहब जो है बेट बन के, यानी चारा बनकर जो है पिंजरे में बैठ गए। पिंजरे के अंदर बैठ गया, आएगा यहीं शूट कर दूंगा। लेकिन वो बाघिन नहीं आई। फिर बाघिन के बेट के रूप में इन्होंने, चारे के रूप में इन्होंने एक भैंस के बच्चे को भी बधवाया। और उसके बाद खुद ये लोग जो है उसके पास ही कहीं पे मचान बना के बैठ गए। और जब तक ये लोग मचान में बैठे रहे तब तक वो बाघिन आई नहीं, उसने भैंसे पे हमला ही नहीं किया। कमाल की दिमाग उसका। और जिस दिन ये लोग मचान में नहीं बैठे, उस दिन उतर के इन लोग अपने चले गए, उसी दिन बाघिन ने भैंसे को अपना शिकार बना लिया। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो बाघिन किस तरह से इन लोगों पर नजर रखे रही होगी। इन लोगों की एक एक हरकत और चाल को वो समझ रही थी, सब जान रही थी, वो कहीं ना कहीं से इन पर नजर रख रही थी और इन लोगों के सामने नहीं आ रही थी। यार इसको सीधे शब्दों में बोला जाए तो वो ये बोलना ज़्यादा बेहतर होगा कि बाघिन जो है इन लोगों से एक कदम आगे का सोच रही थी। एक कदम आगे का सोचता है क्रिमिनल, ये बिल्कुल वही कर रही थी। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत काफ़ी सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब हांका लगाकर उसे किसी खुली जगह पर निकाला जाए, बाहर निकलवाया जाए, मजबूर किया जाए उसे कि वो मजबूर होकर किसी खुली जगह पे आए और ये उसे शूट कर दें। लेकिन यार वो बाघिन इतनी चालाक थी कि इनके हांका लगाने पर भी वो कहीं पर छिपी बैठी रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। इन लोगों ने कई बार हांका लगवाया, लेकिन बाघिन बाहर नहीं निकली तो नहीं निकली। मेरे ख्याल से उसको भी शायद हांके की आदत पड़ गई होगी कि यार ये तो करते रहेंगे शोरगुल्ला, मैं अपना बैठी रहूँ आराम से। नहीं निकली। रावत साहब ने सन 2002 से लेकर इस बाघिन को मारने तक, तब तक 39 आदमखोर गुलदार और बाघों का शिकार वो कर चुके थे। लेकिन इतनी चालाक और समझदार आदमखोर से इनका पहली बार पाला पड़ा था। करीब 1.5 महीने तक ये 5 शिकारी इस बाघिन के पीछे लगे रहे। लेकिन जिस दिन, मतलब 20 अक्टूबर को जब इन लोगों ने उस बाघिन को मारा, तो उसे लगी 3 गोलियों में से 1 गोली रावत साहब की भी थी। अब सुनिए, ये कहानी बड़ी, मैं काफ़ी शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बाघिन को मारने की तैयारी का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड वन विभाग ने 20 किलोमीटर के दायरे में
120 हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कैमरा ट्रैप लगाए थे, लेकिन इसमें भी नाकामयाबी मिल रही थी। वो इनके उस पर आ ही नहीं रही थी, ट्रैप इनके कैमरे में या उसके, वो इनको दिख ही नहीं रही थी। जैसे मैंने पहले बताया ना कि बाघिन बहुत चालाक थी। एक कैमरा ट्रैप में वो एक बार दिखी थी शायद, एक बार। उसके बाद वो दोबारा कभी किसी भी कैमरा ट्रैप में या वो ड्रोन में नहीं दिखाई पड़ी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके रास्ते पर जहाँ पर कैमरा लगाया गया था, वो उस कैमरे की नज़र में आए बिना ही उसके पीछे से गुजर गई, उसके पीछे से निकल गई। उसके पाँव के निशान थे पीछे, सामने नहीं आई। तो क्या दिमाग होगा उसका। जिस दिन ये बाघिन मारी गई उससे पहली शाम, मतलब एक दिन पहले शाम को, इन लोगों ने हाका लगवाया था। और उस हाके में उस दिन हाथी नहीं थे, बल्कि लोगों ने मिलकर हाका लगाया था। जो इंसान थे, इंसानों ने मिलकर हाका लगाया था। और इस हाके में क्या हुआ कि अचानक से बाघिन जो है गन्ने के खेतों से निकली और इनकी एक टीम के सामने आ गई। इनकी टीम के एक शिकारी ने तुरंत उस पर धाए से अपना गोली दाग दी। ये गोली उसके किसी जानलेवा अंग में नहीं लगी, वो लगी उसके अगले पंजे के कहीं कोने में, किसी कोने में लगी। इस एक गोली चलने के बाद तो मानो वहां गोलियों की बौछार हो गई हो, बरसात हो गई गोलियों की। ताबड़ तोड़ गोलीबारी शुरू हो गई, धाए 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 धाए। इस गोलीबारी से घबराकर वो वहां से भाग निकली। हाका लगाने वालों ने उसका खून देखा और उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि यार ये घायल हुई है और ये कहीं ये आसपास ही होगी। अब इस विचार को दिमाग में रख के कि वो कहीं आसपास ही है, इन लोगों ने जगह जगह पर जाल लगा दिए। अब शाम भी ढलने लगी थी, तो इन लोगों ने तुरंत उस एरिया के खेतों में 5 जनरेटरों की मदद से सर्च लाइट लगवा दी। सर्च लाइट होती ना, जनरेटर लगवाए और उससे कनेक्शन दे करके सर्च लाइट्स लगवा दी जगह जगह, जिससे कि वो कहीं भाग ना सके। और उस रात करीब 150 लोग से भी ज़्यादा लोग उस संभावित खेत को, जो खेत था, उसे घेर कर खड़े रहे, जिसमें बाघिन के होने की संभावना थी। और अगली सुबह जब ऑपरेशन की अंतिम तैयारी चल रही थी, तो इन लोगों को पता चला कि बाघिन तो वहाँ है ही नहीं। बाघिन वहाँ से निकल गई है, वो नदारत थी वहाँ से। यार अब आप लोग यार दोस्तों खुद समझ सकते हो कि बाघिन कितनी शातिर थी, कितनी चालाक थी यार, कि वो 150 लोगों से ज़्यादा इंसानों को और सर्च लाइटों का घेरा, उन सबको तोड़कर, सबको चकमा देते हुए वो बचकर अपना निकल गई। लेकिन बहुत जल्दी ही इन लोगों को पता चल गया कि बाघिन जो है वो खेत के पास, जो ये जो धान का खेत था, इसके पास के बगल में ही जो झाड़ियाँ थी, उसमें कहीं अंदर घुस गई और छुप के बैठ गई है। अब इन लोगों ने क्या किया, तुरंत उन झाड़ियों को घेर लिया। रावत साहब और इनके साथ दूसरे शिकारी श्री हरीश धामी जी, ये दोनों लोग करीब 22 फीट ऊंचे एक मचान पर बैठे, मचान बनाया गया उस पर बैठे, और उस मचान से करीब 300 फीट का इलाका इनकी रेंज में था। बिल्कुल रेंज में 300 फीट का इलाका इनकी और इनकी गन की रेंज में था। और अब तक हाका लगाने के लिए हाथी भी आ गए थे। और जैसे ही हाथियों ने ये हाका लगाना शुरू किया, उसी समय रावत साहब को झाड़ियों में कुछ हरकत सी दिखाई पड़ी। झाड़ियाँ हिल सी रही थी कुछ। तो रावत साहब ने तुरंत बिना कोई एक क्षण गवाए, बिना देरी किए धाए से गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, वैसे ही एक तेज गर्जना सुनाई पड़ी, दहाड़ सुनाई पड़ी। अब इन लोगों को लगा कि गोली बाघिन को लग गई है और वो घायल हो गई है। रावत साहब के साथ ही पास में ही बैठे हुए दूसरे शिकारी हमारे जॉय वकील सर और रावत साहब के असिस्टेंट श्री
हरी सिंह जी, इनको भी पक्का यकीन हो गया था कि गोली बाघिन को ही लगी है। अब उन लोगों ने भी गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसके बाद तो अंधाधुंध गोलियां जो हैं चलने लगी। इन लोगों ने करीब 30 से 32 राउंड गोलियां चलाई। 30 से 32 राउंड गोलियां एक बाघिन को मारने के लिए। और मज़ेदार बात यह है, इतनी गोलियां चलने के बावजूद आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन बाघिन को सिर्फ 3 गोलियां लगी थी। एक रावत साहब की, एक जॉय हुकेल सर की, और तीसरी रावत साहब के असिस्टेंट थे श्री हरी सिंह जी, उनकी। और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सुन, बड़ी इंटरेस्टिंग है यार ये। किसी बाघ को मारने के लिए करीब 375 बोर की गोली चाहिए होती है कोई, क्योंकि इतना भारी भरकम जीव होता है बाघ, से 375 बोर की गोली एक्यूरेट होती है मारने के लिए। लेकिन श्री हरि सिंह जी जिस गोली से इन्होंने, उनकी गोली से ये बाघिन मरी हरि सिंह जी की, वो सिर्फ 12 बोर की थी। कहाँ 375 बोर और कहाँ 12 बोर। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरि सिंह जी की जो शॉट था वो सीधा बाघिन के माथे पे लगा, और माथे पे गोली लगने के कारण वो ऑन द स्पॉट मर गई। हालांकि जॉय सर की बंदूक इससे पहले 20 नरबक्षी गुलदारों को मार चुकी थी, और उनका कहना ये था कि ये जो गुस्साए गांव वाले हैं, ये जो तमाशाबीन पब्लिक है, मीडिया है, और ये बाघिन का पीछा कर रहे हैं फॉरेस्ट के कर्मचारी, इन लोगों की वजह से जो है ये मामला जो है थोड़ा पेचीदा हो गया था, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं। क्योंकि इससे पहले भी ये बाघिन 2 बार को घेरने में सफल रहे थे। इन्हें मौका मिला था 2 बार पहले भी कि इसे शूट कर सकते थे, लेकिन तमाशाबीनों की वजह से ये कोई रिस्क नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले पाए थे उस टाइम। यार फिर है भी क्या ना यार, आप जानते ही हो हमारे हिंदुस्तान में अगर कहीं बुलडोजर भी चल रहा हो, वो मुँह नोचुआ होता है ना वो तो उसे देखने के लिए भी जो है तमाशाबीनों की भीड़ जमा हो जाती है। कहीं गड्ढा हो रहा हो तो उसी को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ तो मामला पूरा आदमखोर बाघिन का था, तो भीड़ होना स्वाभाविक ही था। लेकिन ऐसे माहौल में बाघ के ऊपर गोली चलाना वो रिस्की हो सकता था, क्योंकि बाघ के ऊपर गोली चलाते हुए गोली किसी भी दिशा में जा सकती थी और किसी को भी लगने का खतरा हो सकता था। गोली किसी को भी लग सकती थी। जरूरी थोड़ी कि बाघ जो है पब्लिक की तरफ नहीं होगा, पब्लिक तो चारों तरफ है, कहीं पे भी है। इसलिए दोनों बार बाघिन के ऊपर गोली चलाने का ये लोग रिस्क नहीं ले पाए थे, तो बच रही थी। तो एक कारण ये था कि जो उसको ये पहले नहीं मार पाए थे। अब यार इस बाघिन को लेकर लोगों के दिल में जो डर और गुस्सा था वो बेवजह तो था नहीं। तल्ला गोजानी गांव की रहने वाली एक महिला गोविंदी देवी को इस बाघिन ने 6 सितंबर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे एक जंगल में मार दिया था, और जो उनके घर से सिर्फ 200 मीटर दूर था, मतलब 200 मीटर दूर जंगल है, वहीं पे मार दिया, कोई खास दूरी भी नहीं। बाघिन का खौफ इतना ज़्यादा था कि इस घटना के बाद से ये जो गोविंदी देवी थी, इनके बेटे ने अपनी नौकरी पर अपने काम पर जाना तक छोड़ दिया था, बंद कर दिया था उससे जाना। खौफ बाघिन का पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाए, क्योंकि बाघिन दिन या रात, बाघ दिन या रात तो देखता नहीं है, कभी भी शिकार कर देता है जब भूख लगी हो। इस बाघिन के नरभक्षी होने का जो निष्कर्ष इन लोगों ने निकाला था कि ये क्यों हुई आदमखोर, वो ये था कि इसकी उम्र जो है 6 साल के करीब थी, और इसके जो नाखून थे वो घिस गए थे, और वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने जो है आसान शिकार चुनने शुरू कर दिए, जो इजीली जिनको ये मार सकते थे। और वो जो आसान शिकार थे वो थे जीते जागते मेरे आपके जैसे इंसान। तो दोस्तों कैसा लगा ये घटनाक्रम अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। भगवान से और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उत्तरांचल डायरीज़ के ऊपर इसी तरह से बना रहे।
दोस्तों, आप लोगों के सहयोग के बिना मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत है। आप लोग इस रिश्ते को मत तोड़िएगा प्लीज़, ये रिश्ता बनाए रखिएगा। आप सब लोग मेरे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं सच बता रहा हूँ, आप सभी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, मेरे ना कोई बहुत ढेरों सब्सक्राइबर हैं। मेरे तो आप ही गिने चुने ही आप ही लोग हैं जो मेरे को सुनते हैं, और आप ही लोगों से प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, मैं उत्तरांचल डायरीज़ के माध्यम से उनका अपने दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। आपको नमन करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, और आपको साथ ही धन्यवाद भी बोलता हूँ कि आप आए और आपने मेरी बातों को सुना। अब आपको पसंद आई नहीं आई, इसका आनंद उठाया नहीं उठाया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपने कीमती, बेशकीमती 2 शब्द कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं शुरू हो जाता हूँ ढूंढने के लिए कोई नई कहानी और कोई सत्य घटनाक्रम। बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा क्या कहूँ, फिर रिक्वेस्ट इतनी ज़रूर करूँगा कि थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाइएगा, ताकि कुछ आर्थिक मदद भी हो सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी ही किसी नए घटनाक्रम के साथ। घटिया नहीं, हाँ, अच्छे घटनाक्रम के साथ। तब तक का के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।